नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भोज कुमार साहित्य के पंचरत्न चैनल में आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने व्यंजन संधि को लेकर के आया हूं। व्यंजन संधि, उस दिन मैंने स्वर संधि के जो 5 प्रकार हैं उनके बारे में वीडियो बनाया था और आपके सामने पेश किया था। तो आज उसके आगे है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि को क्या कहते हैं? हल संधि भी कहते हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक धन इस, तो ये क में जो हलंत लगा है वही हल हल है। त में लगा है ना। तो वाक धन इस बराबर वागीस। तो मतलब व्यंजन संधि की पहचान यही है कि जब किसी शब्द का हम संधि विच्छेद करते हैं तो सामने वाले अक्षर में हल लग जाता है, मतलब वो अधूरा हो जाता है। और वह कब पूरा होता है? जब उसके साथ कोई स्वर मिलता है तो वह पूरा हो जाता है। तो व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक धन इस, क में हलंत है तो क अधूरा है, लेकिन वहाँ पर ई की मात्रा के साथ वह संपर्क में आता है तो देखो वागिस हो गया है ना। क धन ई बराबर गी। ये पहला नियम है इसका कि हाँ, नियम को थोड़ा सा बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर जो उदाहरण दिया है उसको देखते हैं। सत धन जन बराबर सज्जन, उत धन हार बराबर उद्धार। तो यहाँ पर दिया है व्यंजन का शुद्ध रूप हल वाला रूप, जैसे क ख ग ये होता है। अब इसके नियम देखते हैं। व्यंजन संधि के नियम, तो पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग, हमारे पास 5 वर्ग हैं, क च ट त प, ये 5 वर्ग हैं। तो इसमें जो पहला अक्षर है क च ट त प, ये पांचों वर्ग का जो पहला अक्षर है वह किस में बदल जाता है? तीसरे वर्ण में बदल जाता है। किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण या चौथे वर्ण घ झ ढ ध भ अथवा अंतस्थ व्यंजन के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए, क का ग होना, दिक धन गज बराबर दिग्गज, दिक धन अंत बराबर दिगंत, दिक धन विजय बराबर दिग्विजय, वाक धन इस बराबर वागीस, है ना। उसी में दूसरा वर्ग च वर्ग का ज में होना, ज में परिवर्तित हो जाना, अच धन अंत बराबर अजंत। और ये जो है बार बार परीक्षा में पूछा गया है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला हो जाता है। अजंत का कैसे करेंगे, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इस प्रकार की डिफ़िकल्टी या इस प्रकार की समस्या हमारे मन मस्तिष्क में चलते रहता है। इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। अच धन आदि बराबर आजादी, ट का ड होना, सट धन आनन बराबर सडानन, सट धन रिपु बराबर सडरिपु। फिर इसी में आगे है त का द होना, भगवत धन भजन बराबर भगवत भजन, उत धन, एक मिनट, हाँ, उत धन, एक मिनट, हाँ, उत धन योग बराबर उद्योग, सत धन भावना बराबर सद्भावना, सत धन गुण बराबर सद्गुण। प का ब होना, अप धन ज बराबर अब्ज, अब्ज, अप धन धी बराबर अब्धि, सुप धन अंत बराबर शुभंत। हाँ, फिर अगला है इसका दूसरा नियम। पहला नियम ये है कि वर्ग का पहला अक्षर रहता है तो वह उसी वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। अब यहाँ पर वर्ग के पहले वर्ण का कौन से वर्ण में परिवर्तन? 5वें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो देखते हैं इसकी परिभाषा। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण जैसे कि क च ट त प का मेल किसी अनुनासिक, हाँ, किसी अनुनासिक मतलब जिसका उच्चारण किससे होता है? नाक से होता है। किसी अनुनासिक जैसे कि न और म से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण अंग, ण्य, ण, न, म हो जाता है। जैसे
क का अंग होना वाक धन मय बराबर वांगमय। ट का ण होना सट धन मुख बराबर षणमुख। त का न होना उत धन मत बराबर उन्मत्त। तत धनमय बराबर तन्मय। चित धनमय बराबर चिन्मय, है ना। और इससे तो आप भली भांति मतलब इस शब्द को तो जानते ही होंगे कि हमेशा यही हम लोग जो भी क्लास में संधि पढ़ना शुरू किए हैं उसमें सबसे पहले इसी को बताया जाता है कि जगत धननाथ बराबर जगन्नाथ, है ना। फिर इसी का अगला नियम है तीसरा, छ संबंधी नियम। किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। हाँ, जैसे स्वधन छंद बराबर स्वच्छंद, परिधन छेद बराबर परिच्छेद, अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद, विधन छेद बराबर विच्छेद। फिर आगे देखते हैं इसमें त संबंधी नियम। त संबंधी नियम, त के बाद यदि च छ हो तो त का च हो जाता है। जैसे उत धन चारण बराबर उच्चारण, उत धन चरित बराबर उच्चरित, जगत धन छाया बराबर जगत छाया, सत धन चरित्र बराबर सच्चरित्र। फिर अगला आता है त के बाद यदि ज झ हो तो त ज में, अच्छा, त के बाद यदि ज झ हो तो त ज में बदल जाता है। जैसे सत धन जन बराबर सज्जन, जगत धन जननी बराबर जगत जननी, विपद धन जाल बराबर विपद जाल, उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल। देखिए उज्ज्वल कैसे लिखा है, ज जो है ना, जो डबल ज है वो भी दोनों का दोनों अधूरा है। ऐसे में कई लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। उत धन झट्टिका बराबर उज्झट्टिका, है ना। अब आगे देखते हैं। हाँ, आगे है त के बाद यदि ट ड हो तो त क्रमशः ट और ड में बदल जाता है। जैसे बृहत धन टीका बराबर बृहट टीका, उत धन डयन बराबर उड्डयन। त के बाद यदि ल हो तो त ल में बदल जाता है। जैसे उत धन लास बराबर उल्लास, तत धन लीन बराबर तल्लीन, उत धन लेख बराबर उल्लेख। पांचवा नियम है त के बाद यदि स हो तो त का च और श का छ हो जाता है। जैसे उत धन, एक मिनट, हाँ, जैसे उत धन हृत बराबर उद्धृत, एक मिनट, हाँ, उत धन, अच्छा इसको, हाँ, उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास, सत धन शास्त्र बराबर सच्छास्त्र, है ना, सच्छास्त्र। छठवां नियम है इसी में, त के बाद यदि ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे तत धन हित बराबर तद्धित, उत धन हाल बराबर उद्धार, उत धन हद बराबर उद्धत, उत धन हृद बराबर उद्धृत। तो ये हालांकि इतना सारा नियम है तो कैसे याद करें करके मन में आता है, लेकिन इन शब्दों को देखने से हमारे मन में फट से उसका आंसर आ जाता है। जैसे तद्धित है, हाँ, तत् धन हित, त में हलंत है, इसका मतलब ये व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि में तो और कोई प्रकार नहीं है। जैसे कि दीर्घ स्वर संधि के हिंदी में 5 प्रकार होते हैं और संस्कृत में 8 प्रकार होते हैं, लेकिन व्यंजन में कोई प्रकार नहीं होता। सिर्फ उसके शब्दों को देखकर हम अगर सही विच्छेद करते हैं तो हमारा स्पष्ट हो जाता है ना। फिर आगे देखते हैं न संबंधी नियम। यदि री र श के बाद न व्यंजन आता है तो न का ण हो जाता है। जैसे परिधन नाम बराबर परिणाम, परिधन नाम बराबर परिणाम, प्रधन मान बराबर प्रमाण, रामधन अयन बराबर रामायण। ये अपवाद भी है, ये रामधन अयन बराबर रामायण, हाँ, क्योंकि यहाँ पर म में अ है और अ में यहाँ पर अ है तो अ धन अ बराबर आ हुआ है, तो रामधन अयन बराबर रामायण।
है ना। ये तो दीर्घ स्वर संधि हो गया, लेकिन यहाँ पर अपवाद के तौर पर दे दिया गया है। भूस धन अन बराबर भूषण। देखो यहाँ पर श में अ है, अधन अ बराबर अ ही हो गया है, तो भूषण अन बराबर भूषण। ऐसे कुछ कुछ शब्द होते हैं जो अपवाद के रूप में आते हैं, लेकिन यहाँ पर लगता है कि ये गलती से आ गया है। हाँ, राम धन अयन बराबर रामायण, ये तो व्यंजन संधि का हो नहीं सकता, लेकिन इसमें दिया है तो इसका कुछ मतलब अवश्य होगा। लेकिन अक्सर वहाँ पर अगर प्रश्न में ये आ जाता है कि रामायण कौन सी संधि है, और वहाँ पर व्यंजन का क्या बोलते हैं ऑप्शन में आंसर नहीं है, तो यहाँ पर हमें दीर्घ स्वर संधि रखना है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। हाँ, एक मिनट। म संबंधी नियम, ये म संबंधी नियम क्या है? म का मेल क से म तक किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर म उसी वर्ग के पंचमाक्षर अर्थात अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे समधन कलन बराबर संकलन, और इसी नियम के अंतर्गत आता है समधन। हाँ, एक मिनट। हाँ, समधन कृत बराबर क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। समधन गति बराबर संगति, समधन चय बराबर संचय, परम धन तु बराबर परंतु, समधन पूर्ण बराबर संपूर्ण। तो देखिए यहाँ पर इतने सारे शब्द हैं, लेकिन जब शब्दों को हम देखते हैं और उसका सही संधि विच्छेद करते हैं तो हमारे मन में आ जाता है। इसी का म संबंधी दूसरा नियम क्या है कि म का मेल यदि य र ल व श और ह से हो तो म सदैव अनुस्वार ही होता है। अनुस्वार अंक की मात्रा, जैसे समधन योग बराबर संयोग, समधन रक्षक बराबर संरक्षक, है ना। समधन लाभ बराबर संलाभ, समधन विधान बराबर संविधान, समधन सय बराबर संशय, समधन सार बराबर संसार, समधन हार बराबर संहार। फिर इसी का अगला नियम है, म के बाद म आने पर, म हल वर्ण है क्योंकि उसमें हलंत लगा है, और यहाँ पर डायरेक्ट म लिखा है, मतलब ये म जो है म है, इसमें कोई हल वर्ण नहीं है। म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे समधन मान बराबर सम्मान, समधन मति बराबर सम्मति। हाँ, आजकल सुविधा के लिए पंचमाक्षर के स्थान पर प्रायः अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। हाँ, अब इसी का सातवां नियम देखते हैं, स संबंधी नियम। स से पहले अ आ से भिन्न स्वर हो तो स का श हो जाता है। सड़क के स का षटकोण का स हो जाता है। जैसे विधन सम बराबर विषम, विधन सात बराबर विषाद, सुधन समा बराबर सुषमा, है ना। अब अगला देखते हैं। हाँ, अगला है विसर्ग संधि। विसर्ग की पहचान, ये जो यहाँ पर नी में जो दो बिंदु लगा है, दो में जो लगा है, प में जो लगा है, न में जो लगा है, यही विसर्ग की पहचान है ना। विसर्ग की पहचान यही है ना। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निहधन आहार बराबर निराहार। हाँ, दुह धन आशा बराबर दुराशा, तपह धन भूमि बराबर तपोभूमि, मनः धन योग बराबर मनोयोग। इसका अगला है नियम, विसर्ग संधि के प्रमुख नियम। विसर्ग का ओ हो जाता है, विसर्ग जो अह है उसका क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल व ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मनः धन अनुकूल बराबर मनोनुकूल, अधः धन गति बराबर अधोगति, तपः धन बल बराबर तपोबल, वयः धन वृद्ध बराबर वयोवृद्ध, तपः धन भूमि बराबर तपोभूमि, पयः धन द बराबर पयोध, पयः धन धन बराबर पयोधन, मनः धन रथ बराबर मनोरथ,
मनः धन योग बराबर मनोयोग, मनः धन हर बराबर मनोहर। इसी प्रकार इसमें अपवाद में है, हाँ, पुनः एवं अंतः में विसर्ग का र हो जाता है। जैसे हाँ, पुनः धन मुद्रण बराबर पुनर्मुद्रण, र हो गया है। पुनः धन जन्म बराबर पुनर्जन्म, अंतः धन धान बराबर अंतर्धान, अंतः धन अग्नि बराबर अंतरग्नि। दूसरा नियम है इसका, विसर्ग का र हो जाता है यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में आ उ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व में से कोई हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है। अब आगे देखते हैं। एक मिनट। जैसे निह धन आशा बराबर निराशा, निह धन धन बराबर निर्धन, निह धन बल बराबर निर्बल, निह धन जन बराबर निर्जन, आशीह धनवाद बराबर आशीर्वाद, दुह धन बल बराबर दुर्बल, दुह धन जन बराबर दुर्जन, निह धन धारण बराबर निर्धारण, दुह धन उपयोग बराबर दुरुपयोग, दुह धन उह बराबर दुरूह, बहिय धन मुख बराबर बहिर्मुख। इसी में अगला नियम है, विसर्ग का श हो जाता है यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, श हो जाता है। जैसे निह धन चिंत बराबर निश्चिंत, निह धन छल बराबर निश्चल, दुह धन शासन बराबर दुशासन, दुह धन चरित्र बराबर दुश्चरित्र। इसी में अगला नियम है, विसर्ग का श हो जाता है। विसर्ग के पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निह धन कपट बराबर निष्कपट। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि इतने सारे नियम हैं तो इन नियमों को हम कितना याद करेंगे, और याद करेंगे भी तो हम उसको जान पाएंगे कि भूल जाएंगे, है ना। इस प्रकार के मन में प्रश्न उठ रहे होंगे तो ये आपका प्रश्न जायज़ है, लेकिन ये सब नियमों को याद करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आप इन शब्दों को देखेंगे, क्योंकि इनसे अलग से शब्द और नहीं पूछा जाता, है ना। इन शब्दों को अगर आप देखेंगे, सही संधि विच्छेद करेंगे तो आपका वहाँ पर संधि जो है स्पष्ट हो जाता है। जैसे कि निह धन कंटक बराबर निष्कंटक, धनु धन टंकार बराबर धनुष टंकार, निह धन ठुर बराबर निष्ठुर, निह धन प्राण बराबर निष्प्राण, निह धन फल बराबर निष्फल। इसमें अपवाद में है दुह धन ख बराबर दुख। तो आगे देखते हैं। हाँ, आगे है, विसर्ग का स हो जाता है। हाँ, विसर्ग का क्या हो जाता है, स हो जाता है। एक मिनट। हाँ, विसर्ग के बाद यदि त या थ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः धनते बराबर नमस्ते, निह धन तेज बराबर निस्तेज, मनः धन ताप बराबर मनस्ताप, निह धन संताप बराबर निसंताप, दुह धन तर बराबर दुस्तर, दुह धन साहस बराबर दुस्साहस। अब विसर्ग का लोप हो जाता है, इसमें देखते हैं क्या है। यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और च का आगम हो जाता है या च आ जाता है। जैसे अनुह धन छेद बराबर अनुच्छेद, छत्र धन छाया बराबर छत्रछाया। हाँ, दूसरा नियम है इसमें, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे हाँ, अच्छा, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। दीर्घ मतलब बड़ा स्वर हो जाता है। हाँ, जैसे यहाँ पर दिया है निह धन रोग बराबर निरोग, निह धन रस बराबर नीरस। तीसरा नियम है, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले
अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे अतः धन एव बराबर अतएव। सातवां नियम है विसर्ग का, विसर्ग में परिवर्तन न होना। कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि विसर्ग के पूर्व अ हो तथा बाद में क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल। हाँ सही बात है, इसका उच्चारण भी प्रातः काल ही बोलते हैं, प्रात काल तो नहीं बोलते। अंतः धन करण बराबर अंतःकरण, अंतः धन पूर्व बराबर अंतःपुर, अधः धन पतन बराबर अधः पतन, है ना। तो इसके अपवाद भी हैं। जैसे नमः एवं पुरः में विसर्ग का श हो जाता है। नमः एवं पुरः जब संधि विच्छेद करते हैं तो इस प्रकार का नमः और पुरः जैसे शब्द आता है तो वहाँ विसर्ग का क्या हो जाता है, श हो जाता है। जैसे नमः धनकार बराबर नमस्कार, पुरः धनकार बराबर पुरस्कार, है ना। पुरः धनकार बराबर पुरस्कार। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की क्लास। आज मैंने आपके सामने व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में बताया। तो मेरे चैनल को, साहित्य के पंचरत्न चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरे वीडियो बनाने में क्या परेशानी है या आपको समझ में नहीं आया तो मेरे वीडियो को बार बार देखिए और बताइए कि सर आप इस प्रकार का करते तो आपकी क्लास और अच्छी हो जाती, बेहतर हो जाती करके। राधे राधे दोस्तों।